नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पॉलिटी बाय पवन सर, मैथ्स बाय विपिन शर्मा सर। तो देखिए, पिछली वीडियो हम जो लगातार आप लोगों को डालते जा रहे थे, जो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होंगी, और उनमें जो टॉपिक अपना जो मेन टॉपिक जो चल रहा था, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का जो संवैधानिक विकास था मित्रों, उसका ये लास्ट वीडियो है। ये अपना टॉपिक जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक टॉपिक, और उसके पश्चात हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तब तक इस टॉपिक का बचा हुआ जो भाग है वो आज आप लोगों के साथ में मैं बताने जा रहा हूं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुँच सके और सभी को इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हो, जिसमें लास्ट टॉपिक हमको पढ़ाया था कि 1942 का कैबिनेट मिशन और 1946 का कैबिनेट मिशन जो था उसके बारे में मैंने आपको बताया। उससे पहले 1942 का क्रिस मिशन मैंने आपको बताया। तो देखिए, 1946 का कैबिनेट जो मिशन था, उस कैबिनेट मिशन के पश्चात फिर अगला टॉपिक आता है अपना 1946 का अंतरिम सरकार का गठन, यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अंतरिम सरकार का गठन 1946। देखिए, अंतरिम सरकार का गठन 1946 किस तरीका से हुआ था। तो पूर्व की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया कि अंतरिम सरकार का जो गठन था, वो अंतरिम सरकार के गठन की जो बात थी किसमें शामिल थी, कैबिनेट मिशन 1946 में अंतरिम सरकार के गठन की बात शामिल थी। तो किस तरीका से अंतरिम सरकार जो हमारी थी उसका गठन किया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात, अंतरिम सरकार जो है इसका गठन किस तरीका से हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर 1943 में वायसराय लिनलिथगो वायसराय थे। अक्टूबर 1943 से पहले कौन थे हमारे वायसराय? लिनलिथगो। तो अक्टूबर 1943 में वायसराय लिनलिथगो के स्थान पर भारत का वायसराय बनाकर भेजा किसको? लॉर्ड बेवल को भारत भेजा। किसको भेजा था? लॉर्ड बेवल को भारत भेजा। अब देखिए, बेवल जो था मित्रों, इसको भारत भेजने का उद्देश्य क्या था कि इसकी ऐसी क्या आवश्यकताएं पड़ गई कि लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेवल को भारत भेजा गया। तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर भारत का वायसराय कौन बन करके आया? लॉर्ड बेवल भारत आया, जिसको भारत भेजने का उद्देश्य था। क्योंकि आप लोग जानते हैं, घटनाचक्र हम जैसे पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, 1942 में एक आंदोलन होता है जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए, 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, जिसे महान इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इतिहास में? अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन जो था, एक महत्वपूर्ण नेतृत्वहीन आंदोलन भी कहा जाता है इसको। भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इसमें भूमिका रही थी महात्मा गांधी जी की, और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा जो दिया था, वो किस में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अब देखिए, अगस्त क्रांति इतिहास में जाने गई। भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अंग्रेजों ने जो आंदोलनकारी थे, जो भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी भूमिकाएं निभा रहे थे, तो उन आंदोलनकारियों को उठा करके जेलों में डाल दिया गया था। गांधी जी को सरागा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखा गया था। इस तरीका से जो आंदोलनकारियां थे उनको जेलों में डाल दिया गया था। तो इस कारण उस समय भारत की जो स्थिति थी मित्रों, वो बहुत ही दयनीय थी। यानी कि बहुत ही स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी भारत में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारी जो थी उनके आग निकल रही थी। कुल मिलाकर के उनका एक ही उद्देश्य था कि ये इनके प्रकार हम आजादी लेकर के रहेंगे। वो अंग्रेजों की किसी भी बात को या उनकी हुकूमत को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की स्थिति बहुत ही खराब चल रही थी, और उस समय भारत का वायसराय कौन था मित्रों? लिनलिथगो। अब उसके स्थान पर जैसे लिनलिथगो ने, उसके समय आंदोलन हो गया, भारत की स्थिति खराब हो गई थी। अब अंग्रेज चाह रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत चाह रही थी किसी प्रकार से भारत की स्थिति को सामान्य किया जाए। इसलिए उन्होंने वायसराय लिनलिथगो के स्थान पर भारत का वायसराय किसको बना करके भेजा? लॉर्ड बेवल। और भारत कब आया? अक्टूबर 1943 में लॉर्ड बेवल भारत आया।
अब उसके पश्चात लॉर्ड बेवल जब भारत आ जाता है, भारत जाने का उसका उद्देश्य था कि उस समय भारत की स्थिति दयनीय थी, यानी स्थिति खराब चल रही थी, आंदोलनकारी आंदोलन चल रहा था, लगातार उपद्रव हो रहे थे, तो भारत की स्थिति दयनीय थी, खराब थी, और उसी स्थिति को ठीक करने के लिए किसको भेजा गया? भारत लॉर्ड बेवल को भारत भेजा गया। अब लॉर्ड बेवल जैसे ही भारत आया तो इसने सबसे पहले जो कार्य किया था, क्योंकि मैं आपको बताया भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, कांग्रेसी जो कार्यकर्ता थे, आंदोलनकारी जो थे, उग्रवादी उदारवादी जितने भी हमारे भारत में जो संगठन थे आजादी के लिए जो अपना कार्य कर रहे थे, उन कार्यकर्ताओं को जेलों में डाला गया था, तो उपद्रव ज्यादा हुआ। इस वजह से लॉर्ड बेवल भारत आया, और भारत आते उसने सबसे पहले महान कार्य किया कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, अन्य जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता थे उन सभी कार्यकर्ताओं को रिहा किया। अब जैसे ही रिहा किया तो भारत की स्थिति जो खराब चल रही थी वो सामान्य हो गई। और उसके पश्चात फिर 14 जून 1945 को 14 जून 1945 को लॉर्ड बेवल ने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसका नाम था बेवल योजना। दूसरा प्रश्न बन गया मित्रों कि बेवल जो योजना थी वो बेवल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो बेवल योजना मित्रों कब प्रस्तुत होती है? 14 जून 1945 को। किसके द्वारा? वाइसराय लॉर्ड बेवल द्वारा बेवल योजना प्रस्तुत की गई। अब बेवल जो योजना थी उस बेवल योजना में क्या कहा था? तो बेवल योजना में कहा था लॉर्ड बेवल ने कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी, केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें कमांडिंग इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय होंगे। शेष सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। ये बात किसने कही थी? लॉर्ड बेवल ने। किस योजना के बारे में? बेवल योजना के बारे में, कि कमांडिंग इन चीफ यानी मुख्य कार्यकारी जो रहेंगे वो तो अंग्रेज रहेंगे, बाकी सारे सदस्य कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे। तो 14 जून 1945 को लॉर्ड बेवल ने बेवल योजना प्रस्तुत करते हुए कहा कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें कमांडिंग इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य कौन होंगे मित्रों? भारतीय होंगे। अब बेवल योजना जो थी, इस बेवल योजना को भारतीय इतिहास में बेवल योजना को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? राजनीतिक, जो भारतीय इतिहास में जो थी इस योजना को राजनीतिक जल विभाजक योजना कहा जाता है। राजनीतिक जो विभाजन किया गया था यानी अंग्रेज और भारतीय दोनों मिलकर के शासन चलाएंगे, तो राजनीतिक इतिहास की दुर्घटना भी इसको कहा जाता है, राजनीतिक जल विभाजक भी कहा जाता है। तो राजनीतिक इतिहास की दुर्घटना किस योजना को कहा गया? बेवल योजना को कहा जाता है। तो इसमें कहा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा जिसमें सारे सदस्य तो भारतीय होंगे लेकिन मुखिया कौन होगा? अंग्रेज होगा। और उसके पश्चात 14 जून 1945 को जैसे ही मित्रों बेवल योजना प्रस्तुत की और कह दिया कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन करेंगे, और नई कार्यकारिणी परिषद जो होगी उसका गठन होगा, और उस गठन के पश्चात जिसमें सारे सदस्य तो भारतीय होंगे लेकिन मुखिया कौन होगा? अंग्रेज होगा। और उसके पश्चात फिर आगे होता है यानी कि अगस्त 1946 में लॉर्ड बेवल ने, किसने? लॉर्ड बेवल ने अगस्त 1946 में जवाहरलाल नेहरू को, किसको? जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया। तो पहली बात, अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किसने किया? लॉर्ड बेवल ने। किसको किया? जवाहरलाल नेहरू को। कब किया? तो अगस्त 1946 में। तो अगस्त 1946 में वाइसराय लॉर्ड बेवल द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया। और उसके पश्चात मित्रों मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 2 सितंबर 1946 को
कैबिनेट मिशन 1946 के तहत 2 सितंबर 1946 को किसका गठन किया गया मित्रों? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो यहां प्रश्न एग्जाम आ चुका है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? पटवारी 2011 में आया क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार गठन किस मिशन के तहत हुआ? तो वो मिशन था अपना कैबिनेट मिशन। और अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो मित्रों आंसर होगा 2 सितंबर 1946। अब अंतरिम जो सरकार थी उस अंतरिम सरकार के बारे में जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो सदस्य संख्या प्रस्तावित थी कितनी? 14 प्रस्तावित सदस्य संख्या निर्धारित की गई, जिसका सूत्र आपको ध्यान रखना है किस तरीका से किस किस दल के कितने व्यक्ति होंगे। तो आपको सूत्र रखना है कम पास आओ, कम पास आओ। पूर्व में आपको बताया मैंने 1919 का अधिनियम, जिसमें बताया 8 प्रांतों की एक ट्रिक बताई थी कि ए बी बी सुन यूपी एमपी में बम्बई वाले पंजाबी गाना गाते हैं। तो ऐसे मित्रों आपको ध्यान रखना है कि कम पास आओ। कहां से बनाना मित्रों आपको? कांग्रेस। कहां से क्या बनाना है? कांग्रेस। मां से बनाना आपको मुस्लिम लीग। और पा से क्या बनाना आपको? पारसी। सा से क्या बनाना आपको? सिख। और आओ से मतलब एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय। अब कितने कितने सदस्य होंगे? तो ध्यान रखना है कांग्रेस के कितने सदस्य होंगे? 6। मित्रों ध्यान रखना है मुस्लिम लीग के कितने होंगे? 5। और उसके अलावा ध्यान रखना है पारसी कितना होगा? 1। उसके अलावा ध्यान रखना है सिख कितने होंगे? 1 होगा। और आंग्ल भारतीय कितने होंगे? 1 होंगे। इस तरीका से आपको टोटल ये ध्यान रखना है। टोटल प्रस्तावित सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 14 निर्धारित की गई थी, जिसमें कांग्रेस के कितने होंगे? 6। मुस्लिम लीग के कितने होंगे? 5। बाकी अन्य सबके पारसी सिख आंग्ल भारतीय कितने होंगे? 1-1 हो गए। तो ये टोटल कितना हो गया? 14 हो गया। तो इस तरीका से अंतरिम जो सरकार थी उसकी ये प्रस्तावित सदस्य संख्या थी। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसका जो मंत्रिमंडल है मित्रों वो मंत्रिमंडल इस प्रकार है। तो देखिए सबसे पहली बात, कार्यकारी उपाध्यक्ष और विदेशी जो मामले थे, कार्यकारी उपाध्यक्ष और विदेशी मामले जो थे वो किसको दिए गए थे? जवाहरलाल नेहरू को। किसको दिए गए? कार्यकारी उपाध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वेबल योजना में एक बात कही थी कि केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कमांडिंग इन चीफ यानी मुख्य कार्यकारी जो अध्यक्ष होगा वो तो अंग्रेज होगा, बाकी सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय। इसलिए यहाँ पर जो कार्यकारी उपाध्यक्ष है और विदेशी जो मामले थे वो किसको दिए गए थे मित्रों? जवाहरलाल नेहरू जी को दिए गए। उसके अलावा देखते हैं हम गृह मंत्री किसको बनाया गया था मित्रों? तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी उपाध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उसके अलावा देखते हैं मित्रों वित्त मंत्री किसको बनाया गया था? तो वित्त मंत्री लियाकत अली को बनाया गया। किसको बनाया गया? लियाकत अली, जिसके बारे में आपको बता देता हूं, जो लियाकत अली जो थे वो आगे चल करके पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने थे। तो वित्त मंत्री किसको बनाया गया? लियाकत अली को। रेल मंत्री कौन बने थे मित्रों? तो रेल मंत्री बने थे आसफ अली। तो एक बार पुनः देखिए, कार्यकारी उपाध्यक्ष विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू जी, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको इतिहास में राजनीति में लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों का जो एकीकरण भी किया था वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के पहले गृह मंत्री भी कौन रहे थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे थे। वित्त मंत्री कौन बने थे? लियाकत अली बने थे। रेल मंत्री कौन बना था? आसफ अली बना था। उसके पश्चात शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो सी राजगोपाला चारी को बनाया। किसको बनाया? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया। उसके अलावा खाद्य एवं कृषि मंत्री किसको बनाया था? तो मित्रों खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के पहले राष्ट्रपति रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनको अंतरिम सरकार में कौन सा विभाग दिया गया था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया। किसको
किसको? राजेंद्र प्रसाद को। शिक्षा मंत्री कौन बने? राजगोपालाचारी। रेल मंत्री आसफ अली। वित्त मंत्री, अब उसके पश्चात अगला देखते हैं, रक्षा मंत्री किसको बनाया गया था? तो रक्षा मंत्री मित्रों बलदेव सिंह को बनाया गया। किसको बनाया गया था? बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। तो इस तरीका से अंतरिम सरकार जो थी उस अंतरिम सरकार का ये अपना मंत्रिमंडल था। अब देखिए अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल में और भी कई सारे पद थे। तो देखिए कार्यकारी उपाध्यक्ष नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल, वित्त मंत्री लियाकत अली, रेल मंत्री आसफ अली, शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी, खाद्य कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, उद्योग मंत्री, तो उद्योग मंत्री किसको बनाया गया था? जॉन मथाई को बनाया गया था। विधि मंत्री कौन बने थे? तो जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे। जोगेंद्र नाथ मंडल बने थे। उसके बाद में वाणिज्य मंत्री कौन बना था? तो वाणिज्य मंत्री आई चुंदरीगर बने थे। आई चुंदरीगर बने थे। उसके अलावा उद्योग मंत्री हो गया, विधि मंत्री हो गया, वाणिज्य मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, खाद्य कृषि मंत्री हो गया। उसके अलावा चिकित्सा मंत्री किसको बनाया गया था? चिकित्सा मंत्री जो बने थे वो गजनफकार अली खान को बनाया गया। किसको बनाया गया? गजनफकार अली खान को बनाया गया था। संचार मंत्री कौन था? तो AR किदवई बने। कौन बने थे? AR किदवई को संचार मंत्री बनाया गया था। इस तरीका से अपनी जो अंतरिम सरकार थी और इस अंतरिम सरकार का ये जो अपना मंत्रिमंडल था। तो एक बार पुनः देखिए कि अंतरिम जो सरकार थी, इस अंतरिम सरकार के बारे में क्या कहा गया था? इस अंतरिम सरकार के जो बारे में था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अंतरिम सरकार के बारे में कि यह एक राष्ट्र की सरकार है। यह एक राष्ट्र की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। सरकार तो किसकी है? भारत की, लेकिन कितने राष्ट्र चला रहे इसको? दो। कौन कौन से? भारत और इंग्लैंड, दो राष्ट्र चला रहे थे। क्योंकि इसमें पहले ही आपको बता चुका हूं कि बेबल योजना जो थी उसमें पहले ही कह दिया था कि कार्यकारी अध्यक्ष अंग्रेज होगा, बाकी सारे सदस्य कौन होंगे? भारतीय होंगे। इसलिए अंबेडकर जी ने कहा कि एक राष्ट्र की सरकार है जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। एक राष्ट्र की सरकार जिसे दो राष्ट्र चला रहे हैं। ये था अपना अंतरिम सरकार का गठन 1946। अब उसके पश्चात अंतरिम सरकार गठन 1946 हो गया। उसके पश्चात अगला टॉपिक आता है अपना और वो है माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947। अब देखिए माउंटबेटन जो योजना थी 1947 में क्या प्रावधान हुआ था? 1946 में ना होता है अंतरिम सरकार गठन हो गया। उसके पश्चात 1947 में माउंटबेटन, यानी कि मार्च 1947 में भारत के 34वें एवं अंतिम जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, मार्च 1947 में भारत के 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनकर आते हैं कौन? माउंटबेटन भारत आया। माउंटबेटन भारत आया। और माउंटबेटन जो था इसको भारत भेजने का जो उद्देश्य था मित्रों, इसको भारत भेजने का एकमात्र उद्देश्य था कि अति शीघ्र भारत को स्वतंत्र करना एवं भारत का विभाजन करना था। तो माउंटबेटन योजना का उद्देश्य क्या रहा? अति शीघ्र यानी जल्दी से जल्दी हम भारत को आजाद कर देंगे और भारत का विभाजन भी कर दिया जाएगा। तो अति शीघ्र भारत का विभाजन करना और भारत को स्वतंत्र करना, इस उद्देश्य से माउंटबेटन योजना जो थी, इस माउंटबेटन योजना को भेजा गया। माउंटबेटन जो योजना थी किसने भेजा था? तो एटली ने भेजा था। किसने भेजा था इसको? क्लीमेंट एटली ने, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली ने इसको भारत भेजा। अब देखिए उसके पश्चात फिर 3 जून 1947 को 3 जून 1947 को मित्रों माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। तो माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत हुई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। और माउंटबेटन जो योजना थी इसमें 3 जून 1947 को प्रस्तुत करते ही इस योजना को मनबाटन योजना या भारत विभाजन योजना के नाम से भी जाना गया था। तो 3 जून क्वेश्चन एग्जाम आ चुका है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 3 जून 1947 को। और इस योजना के तहत 14 अगस्त एवं 15 अगस्त 14 अगस्त एवं 15 अगस्त की मध्यरात्रि
12:01 पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही, यानी कि माउंटबेटन योजना थी। इसमें निर्धारण कर दिया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन भारत का विभाजन कर दिया जाएगा। यानी विभाजन का जो दिन था वो कौन सा निर्धारित किया गया था? 15 अगस्त 1947 के दिन को भारत विभाजन का दिन निर्धारित किया गया। किस योजना में? माउंटबेटन योजना में। अब जैसे ये बात कही माउंटबेटन योजना में, तो इसका हो गया विरोध। कौन सी योजना का? माउंटबेटन योजना का विरोध हुआ। और विरोध किसने किया था? तो गांधी जी ने विरोध करते हुए कहा कि मित्रों, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये बात किसने कही थी? गांधी जी ने। किस योजना का विरोध करते हुए? माउंटबेटन योजना का, कि जब तक मैं जिंदा हूं, भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। तो जब तक मैं जिंदा हूं, भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। तो सरदार पटेल जी ने कहा था कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए, तो उसे काटकर फेंक देना चाहिए, जिससे उसका जहर संपूर्ण शरीर में ना फैले। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काटकर फेंक देना चाहिए, जिससे उसका जहर संपूर्ण शरीर में ना फैले। यानी मित्रों, पाकिस्तान जो था वो भारत के साथ रहना नहीं चाह रहा था। आए दिन उपद्रव हो रहे थे, आतंक का माहौल पैदा हो रहा था। मुस्लिम लीग ने साबित कर दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तब कहा था सरदार पटेल ने कि यदि शरीर का कोई, यानी भारत का जो अंग है, पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, भारत का अंग, ये भारत के साथ नहीं रहना चाहता, तो इसको काट कर फेंक देना चाहिए, यानी इसको अलग कर देना चाहिए, जिससे कि जो पाकिस्तान के जो मुस्लिम क्षेत्र था वो तो भारत के साथ रहना नहीं चाहता था। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के मुसलमानों का जहर धीरे धीरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में फैले और वो भी एक दिन उपद्रव करने लग जाएं। तो इसलिए कहा था कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, जिससे उसका जहर संपूर्ण शरीर में ना फैले। गोविंद वल्लभ पंत ने भी इसके बारे में कहा था। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि हमें आत्महत्या पाकिस्तान में से एक स्वीकार करना है, यानी आत्महत्या पाकिस्तान में से एक को चुनना है। ये था अपना माउंटबेटन योजना 1947। और उसके पश्चात फिर आ जाता है अपना एटली का घोषणा पत्र 1947। अब एटली का जो घोषणा पत्र था मित्रों, उसमें क्या हुआ था कि एटली के घोषणा पत्र में क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए, हाउस ऑफ कॉमन्स में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे और भारत की जो सत्ता है, शासन जो है, वो भारतीय हाथों को सौंप दिया जाएगा। ये घोषणा किसने की थी? क्लीमेंट एटली ने। कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन में ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले भारत छोड़ देंगे और भारत की जो सत्ता है वो भारत की सत्ता भारतीयों को सौंप दी जाएगी। ये बात किसने कही मित्रों? तो ये बात कही थी किसने? क्लीमेंट एटली ने। अब उसके पश्चात फिर लास्ट आता है अपना भारतीय संविधान विकास का, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1947, इसमें क्या प्रावधान था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था, इस अधिनियम में के तहत ही 14 अगस्त एवं 15 अगस्त की मध्य रात्रि 14 अगस्त एवं 15 अगस्त की मध्य रात्रि 12:01 पर भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई। और 15 अगस्त 1947 के दिन 15 अगस्त 1947 के दिन मित्रों भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया। पृथक दो डोमिनियन राज्य, पृथक दो डोमिनियन राज्य भारत एवं पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन कर दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे मित्रों? जवाहरलाल नेहरू बने। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। 14 अगस्त को मित्रों पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और 15 अगस्त को मित्रों भारत का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था। उसके पश्चात देशी रियासतों को छूट देती थी, वो किसी भी डोमिनियन राज्य में शामिल हो सकते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा था। ये था अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत विभाजन की नींव भी इसमें, भारत का विभाजन भी इसी के तहत हुआ। विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया। किसका? रेड क्लिफ आयोग जो था, वो रेड क्लिफ आयोग का गठन भी
किस लिए किया गया था? तो भारत में सीमा रेखा निर्धारण के लिए, भारत का विभाजन करने के लिए रेडक्लिफ जो आयोग था, उस रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष अंग्रेज अधिकारी थे रेडक्लिफ, जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। तो भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था, यानी कि लगभग मित्रों 200 वर्ष की ब्रिटिश दास्ता से, कितने वर्ष की? 200 वर्ष की ब्रिटिश दास्ता से पहली बार मुक्ति का जो एहसास हुआ था वो कब हुआ था मित्रों? 15 अगस्त 1947 के दिन लगभग 200 वर्ष की ब्रिटिश दास्ता से पहली बार जो मुक्ति का एहसास हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराते हुए भाग्य के बदलाव शीर्षक नामक जो भाषण था उन्होंने पढ़ करके सुनाया था। और उसके पश्चात मित्रों मैं आपको बता देता हूं, भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि भारत के 34वें और अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन रहे थे? माउंटबेटन रहा था, जो कि 20 जून 1948 को 20 जून 1948 को भारत छोड़कर कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए थे। 20 जून 1948 को भारत छोड़कर कहां चले गए? वो इंग्लैंड चले गए थे। और उसके पश्चात उसी दिन भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को बनाया गया, जो 1948 तक रहे। और उसके पश्चात ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी उसी दिन गवर्नर जनरल का जो पद था, वो गवर्नर जनरल का जो पद जो था वो राष्ट्रपति के रूप में बदल दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उनको शपथ दिलाई गई, उन्होंने प्रथम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त निर्वाचित किया गया था। तो इस तरीका से ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो जाता है, जिसी के साथ अपना भारत का संवैधानिक विकास का जो एक टॉपिक था वो होता है मित्रों समाप्त। बाकी का अगला टॉपिक जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर, और मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।